शुरुआत करेंगे खास पेशकश भगवा आतंकवाद नहीं होता है। सितंबर साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान का पवित्र महीना चल रहा था और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट होता है। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली जाती है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उस वक्त केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। जैसे ही आतंकी हमले की जांच शुरू हुई, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई में देश के सामने हैरत अंगेज दावे किए गए। देश को कांग्रेस की केंद्र सरकार ने बताया कि दहशतगर्दी की इस वारदात के पीछे हिंदूवादी संगठन का हाथ था। यह पहली बार था जब देश में भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया गया था। बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया कि देश में भगवा आतंकवाद की शुरुआत हो गई। केंद्र में मौजूद राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे पर विपक्षी सोच को कटघरे में भी खड़ा किया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को सलाखों के पीछे भेजकर कड़ी पूछताछ भी की जाती है। 17 साल बाद इंतजार के बाद इस केस में कई उतार चढ़ाव भी आए, जमकर सियासत भी हुई, लेकिन जब आज अदालत ने मालेगांव बम धमाकों पर अपना आदेश सुनाया तो देश एक बार फिर से सोच में पड़ गया। अदालत ने उन सभी आरोपियों को बरी किया जिन्हें कांग्रेस की सरकार में आरोपी बनाया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए भगवा यानी हिंदुत्व को आतंकवाद के साथ जोड़ा था? इस सवाल के जवाब में आज सत्ताधारी दल तमाम तरीके से बीजेपी भीषण आक्रामक रवैये के साथ सामने आई। इस रिपोर्ट को आप देखिए और पूरे मामले को, पूरे मालेगांव ब्लास्ट को भी समझिए। मालेगांव बम ब्लास्ट। सत्रह साल बाद इंसाफ। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित। सबूतों की कमी। सभी आरोपी बरी। भगवा आतंकवाद, बीजेपी का प्रचंड प्रहार। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। एएनआई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी सभी बरी हो गए। अब सवाल है कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सभी आरोपी बरी हो गए? कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जो फैसला दिया है उससे इसे समझा जा सकता है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि न तो बम मिला था और न ही आरडीएक्स और न ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। इसके साथ ये भी साबित नहीं हुआ कि विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल पूर्व सांसद और बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया।
घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। अदालत ने साफ कर दिया कि सातों आरोपी निर्दोष हैं, केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। बता दें 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। एनआईए ने पाया कि एटीएस की जांच में खामियां थी और कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए, जिससे मामला विवादास्पद हो गया। मौजूदा वक्त में 7 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चल रहा था। मालेगांव ब्लास्ट केस एक विवादास्पद और संवेदनशील मामला रहा है। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने इसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा, लेकिन बाद में जांच की दिशा बदल गई। इसने भगवा आतंकवाद की अवधारणा को जन्म दिया। भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल पहली बार तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने साल 2010 में किया। उनके इस दावे का आधार जांच में मिले कथित संकेत थे, जो कह रहे थे कि इस साजिश में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन अभिनव भारत के सदस्य शामिल हो सकते हैं। एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकी कृत्य करने की साजिश रची। मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और पुरोहित पर आरडीएक्स खरीदने का आरोप लगा। इस घटना ने हिंदू समुदाय को आतंकवाद से जोड़ने की एक नई बहस शुरू की, जिसे कुछ लोग राजनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं। विशेष एनआईए अदालत ने 30 अक्टूबर 2018 को यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया और अब 17 साल बाद अदालत का फैसला आया है। फैसला आते ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के भगवा आतंकवाद का नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, हिंदू बाय फिलॉसफी हिंदू कैनॉट बी टेररिस्ट, बिकॉज हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता में कभी भी और या कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कभी भी टेररिज्म को एनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को एपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी, जिनके बच्चे सारे जिनको आरोप मढ़ा गया था। आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां जवाब दें। गवर्नमेंट ने जो सरकारी संस्थाएं थी उनको दुरुपयोग करने का एक खेल चला था और इस्लामी आतंकवाद का उस समय जब चर्चा होती थी तो यूपीए की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया आतंकवाद पैदा कर दिया जिसको हिंदू आतंकवाद के नाम से संबोधित करने लगे। और यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी
प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे, उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। इतिहास में दुनिया में पहला धर्म एक ऐसा है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं किया। मालेगांव ब्लास्ट के समय हमारे विरोधियों ने, सनातन विरोधियों ने, हिंदू विरोधियों ने साध्वी जी सहित कई पर आरोप लगाए। आज माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उसी समय भगवा आतंकवाद जैसी बातें भी कही गई। आज सबका उत्तर सबको मिल गया है। वो निर्दोष है, कोर्ट ने फैसला दे दिया। कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में, हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में भावुक हो गईं और जज लाहौटी के सामने उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। व्यक्तिगत यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार से टॉर्चर करते व्यक्तिगत कारण से तो मैं इनको क्षमा करती, लेकिन इन्होंने देशद्रोह किया है। इन्होंने कानून के अंतर्गत गैरकानूनी काम किया है और देश को हानि पहुंचाई है। देश को भगवा आतंकवाद घोषित करवाने के लिए इन्होंने विश्व में प्रयास किया है और इसलिए यूएनओ में ये भारत को भगवा आतंकवाद देश घोषित कर दें, ऐसी कांग्रेस की नीति रही। इसके अंतर्गत जो इन लोगों ने टॉर्चर किया है मुझे, वह गैर कानूनी था। 17 साल लग गए, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार है। झूठा मकोका लगाया, मकोका लगाना सुप्रीम कोर्ट ने मकोका कैंसिल किया। मकोका लगने के कारण 8 साल तो उसको हटाने में लग गए। उसको भी कैसे किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज किया। केवल लोगों को जमानत नहीं मिला, मकोका लगा करके 9-9 साल तक लोगों को जेल में रखा गया। ये उस समय के एटीएस की बदमाशी थी। वहीं मालेगांव ब्लास्ट के वक्त सत्ता में रही कांग्रेस अब महाराष्ट्र और देश में विपक्ष में बैठी है। कोर्ट के फैसले पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनने लायक है। पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ करके भेजा था, फिर ये किसने किया? हालात कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आगे कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में आगे जाकर के इसकी समीक्षा हो, लेकिन ब्लास्ट हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, इसमें जब आरोप लगाया गया था उस समय में दिग्विजय सिंह का बयान आया था, पी चिदंबरम साहब का बयान आया था कि एक हिंदू आतंकवाद का चेहरा उन्होंने सामने। तो आतंकवाद का चेहरा कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता। सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है, धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतनी जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। एजेंसियों पे सवाल खड़ा करो, एजेंसियों को पीछे छोड़ के फिर पार्टी पे सवाल खड़ा करो, ये भाजपा की राजनीति है जो शर्मनाक है। जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए।
रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। याद दिला दे, मालेगांव ब्लास्ट ने पूरे देश की राजनीति में सियासी बवंडर खड़ा कर दिया था। ये पहला मामला था जब किसी ब्लास्ट केस में हिंदुओं को आरोपी बनाया गया था और आज 17 साल बाद कोर्ट से हुए इसके इंसाफ ने एक बार फिर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया कि सलाखों के पीछे उन्हें जांच अधिकारियों ने भीषण तरीके से टॉर्चर किया। आतंकी हमले में संबंध नहीं होने के दावे पर भरोसा करते हुए बीजेपी ने उन्हें 2019 में भोपाल से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन उसी चुनाव प्रचार में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि वहां से उनके पॉलिटिकल करियर पर विराम लगना शुरू हो गया। हालांकि इस सिलेक्शन के नतीजे ने उन्हें देश भर में नई पहचान भी दे दी, लेकिन संसद पहुंचकर उन्होंने अपने बयान को दोहरा दिया और इसी की वजह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेताओं तक ने साध्वी से किनारा कर लिया। देखिए राजनीति में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की छोटी सी पारी जिसमें सब कुछ है। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तमाम आरोपों से बरी कर दिया है। इस फैसले के साथ ही भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा की फिर से चर्चा हो रही है, लेकिन उनकी सियासी पारी उस दौरान घटी जब वो मालेगांव धमाके की अहम आरोपी थी। आंतरिक संतोष की अनुभूति, भगवा आतंकवाद शब्द, हिंदू आतंकवाद शब्द, साध्वी प्रज्ञा की यातना, कर्नल पुरोहित की यातना अक्षम्य अपराध है। हिंदू समाज को कलंकित करने की चेष्टा थी, भगवा झंडे को कलंकित करने की चेष्टा थी। आज कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी और इसलिए एक आंतरिक संतोष और इसके साथ ही साथ इनके प्रति कृतज्ञता, इन आत्म बलिदानियों के लिए जो औरंगजेबी कांग्रेस शासन की औरंगजेबी यातनाओं को झेलने के बाद में भी जीवित बने रहे और साहिबजादों की तरह जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे उनकी तरह यातनाओं को झेलने के बाद में भी सत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, मैं उनका अभिनंदन करूँ। कांग्रेस अब ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रही है। ये तो जो तकनीकी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, लेकिन मुख्य बात तो है कि कांग्रेस स्वयं अब कटघरे में खड़ी हो गई है। चाहे वो चिदम्बरम जी हों, राहुल गांधी जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, अब तो ये कटघरे में खड़े हैं कि जनता की अदालत में, भगवान की अदालत में, इनकी अपनी आत्मा की अदालत में और कानून की अदालत में इनकी क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन ब्लास्ट केस में आरोपी होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें भोपाल संसदीय क्षेत्र से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था, बिना इस बात की परवाह किए कि वो मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के एक बयान की वजह से उनका सियासी करियर ऊंचाई छू पाता, उससे पहले ही उस पर फुल स्टॉप लग गया। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सुनील जोशी की हत्या के बाद मालेगांव ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद चर्चा में आई थी। उस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी ज्यादा सक्रियता नहीं थी। बीजेपी ने जब 2019 में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की तो लिस्ट में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम था। वहीं मैदान में कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह थे। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी घोषित होने के साथ ही कांग्रेस ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी हिंदुत्व की नई पोस्टर विमेन के रूप में साध्वी प्रज्ञा को प्रोजेक्ट कर रही थी। पूरी पार्टी साध्वी के साथ खड़ी थी। दिग्विजय सिंह ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। भोपाल का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था। भोपाल में वोटिंग होने के बाद साध्वी बीजेपी के अन्य उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जाने लगी। दरअसल मई 2019 में साध्वी प्रज्ञा देवास लोकसभा से प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के लिए चुनाव प्रचार करने गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान ही साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था। वीडियो सामने आने के बाद चुनावी मौसम में भूचाल आ गया। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक। बीजेपी ने फटाफट इस बयान से दूरी बना ली। पार्टी के सभी नेता साध्वी प्रज्ञा के बयान को व्यक्तिगत बताने लगे। अभी देश में कुछ चरणों के चुनाव बचे थे। पार्टी के दबाव में साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी रैली थी। रैली के आखिरी दिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि गांधी जी या गोडसे के संबंध में जो बातें कही गई वो ठीक नहीं है, हर प्रकार से घृणा लायक है। सभ्य समाज में ऐसी भाषा नहीं चलती, ये सोच नहीं चल सकती। उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। पीएम मोदी के बयान के बाद चुनाव के नतीजे आए। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। भोपाल में जमकर जश्न मना। रिजल्ट आने के बाद साध्वी प्रज्ञा हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उभरी।
वहीं चुनाव नतीजे के बाद एनडीए को प्रचंड जीत मिली थी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक हुई। पीएम मोदी लोकसभा के नेता चुने गए। इसके बाद वह सभी सांसदों से मिल रहे थे, साथ ही उनसे हाथ मिला रहे थे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मुंह मोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ गए। इससे साफ हो गया था कि साध्वी प्रज्ञा की राह आसान नहीं है। साध्वी प्रज्ञा लेकिन कहां मानने वाली थी। अपने बयानों से वो लगातार पार्टी को असहज कर रही थी। लोकसभा में जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक पर बहस चल रही थी, तब डीएमके सांसद ए राजा ने नाथूराम गोडसे के बयान का जिक्र किया। इस पर उन्हें रोकते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कह दिया था कि एक देशभक्त का उदाहरण इस तरह से नहीं दे सकते। इस बयान के बाद बीजेपी की फिर से फजीहत होने लगी। इसके बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा सलाहकार समिति से हटा दिया गया। साथ ही संसदीय दल की बैठक से भी उन्हें दूर रखा गया। उनके बयान को भी संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। इसके बाद से ही साध्वी प्रज्ञा पार्टी में हाशिए पर चली गई। साध्वी प्रज्ञा के विवादों की वजह से पार्टी ने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संगठन ने उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाना लगभग बंद कर दिया था। भोपाल शहर में उनके पोस्टर बैनर तक दिखने बंद हो गए थे। सार्वजनिक रूप से पार्टी के तमाम बड़े नेता उनसे दूरी बनाते रहे। हालत ये हो गई थी कि उन्हें अपने आसपास भटकने तक नहीं देते थे। उस बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा को पार्टी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उनके करियर पर फुल स्टॉप लगने लगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद संसद के करियर पर पूरी तरह से विराम लग गया। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आती हैं। उनकी सियासी सक्रियता अब नगण्य हो गई। गौरतलब है कि अब साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हो गई हैं। ऐसे में ये अटकलें हैं कि वो फिर से सक्रिय राजनीति में वापस लौटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मालेगांव बम धमाके पर आए अदालत के आदेश ने भगवा यानी हिंदुत्व और आतंकवाद के संबंधों की बात करें तो यहां पर पूरी तरह उसे खारिज कर दिया। इसके साथ कांग्रेस के तत्कालीन केंद्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए थे। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित के साथ तमाम आरोपियों को बरी कर दिया है। तो वहीं अब इस केस में महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए कटघरे में है। अब सवाल यह है कि आखिर मालेगांव बम धमाका किसने किया था? 6 लोगों की मौत और सैकड़ों को घायल करने वाले दहशतगर्द कौन थे? 17 साल बीत जाने के बाद भी अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।